नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आज हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोवर्सी के बारे में। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और कुछ दिनों में इनके बीच में भी कुछ घमासान दिख रहा है। मस्क ने अभी-अभी बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर देना चाहिए और हमें एक तीसरी पार्टी बनाना चाहिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा। इन्होंने ये भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेफरी एप्स्टीन के लिस्ट में है, यानी कि वो एक पीडोफाइल है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे। और ट्रंप ने आगे बढ़ के बोल दिया कि जो इलॉन मस्क है वो पागल हो चुके हैं, क्रेजी, और वो इसलिए चिढ़े हुए हैं ताकि क्योंकि उनकी टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी छीन ली गई है, इसलिए। इस मुद्दे के बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि क्या बैकग्राउंड है इन दोनों पर्सनालिटीज के बीच का। इलॉन मस्क जो थे वो पहले मेजर पर्सनालिटी थे, पहले शख्सियत थे, बड़े शख्सियत जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने एंडोर्स किया था। एक तरह से उनको कहा जाता है कि उन्होंने इसे इन्हें नॉर्मलाइज किया था, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो अमेरिका का टेक हब है, कहता है कि वहाँ पे कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के करीब नहीं आना चाहता था। पर इलॉन मस्क को पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रम्प को पहले एंडोर्स किया, जिसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। जिसके बाद आपने सुना होगा कि मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ही ब्रेव मानते हैं, आफ्टर स्पेशली वो पेंसिल्वेनिया के शूटिंग के बाद, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने सरवाइव किया था उसके बाद। और उसके बाद फेसबुक भी आपने नोटिस किया होगा कि एक्स या ट्विटर के जैसे ही उसने भी कम्युनिटी गाइडलाइंस लाना चालू कर दिया, इंस्टेड ऑफ लाइक ब्लॉकिंग फेसबुक पोस्ट एंड एवरीथिंग। वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेजोन के जेफ बेजोस द्वारा ओन किया गया जाता है, वॉशिंगटन पोस्ट का एक ट्रेडिशन है कि लास्ट वो कुछ दशकों से हमेशा किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वो एंडोर्स करता है, और हमेशा ये हो आज तक देखा गया है, लगभग हमेशा, कि उसने एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एंडोर्स किया है। पर इस बार कहते हैं कि उसने किसी को एंडोर्स करने से मना कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का माना जाए तो वो ये कहते हैं कि ये भी प्रभाव जो है वो इलॉन मस्क के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्मलाइज करने का ही है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि सुंदर पिचाई जो कि अल्फाबेट या गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में भाग लिया था। ये सब बताता है कि कैसे इलॉन मस्क को पहली कड़ी थे जिससे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से वो पहचान मिली, उन्हें वो नॉर्मलाइजेशन मिला जिससे वो एक तरह से इलेक्शन जीत सकें। इन इन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक्स या ट्विटर का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा किया था ताकि वो इलेक्शन जीत सकें कमला हैरिस के खिलाफ में। और बदले में इसके कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद उन्हें अपना विशेष सलाहकार बना दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या यानी कि डोज उसका हेड बना दिया था। और तो और उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन पे टेस्ला का प्रमोशन भी किया था, जिसके कारण उन्हें बहुत डेमोक्रेट से उन्हें उनकी निंदा हुई थी कि वो एक प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करें सरकारी संस्थाओं के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि इनका विवाद किस मुद्दे पे है और क्यों है। इसे जानने के लिए हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक पॉलिटिकल, 2 बिजनेस रिलेटेड और तीसरा पर्सनालिटी बेस्ड। पहला पॉलिटिकल। मस्क जो है वो ज़्यादा इस मामले में आइडियोलॉजिकल होना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अधिनियम है, जिसको बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, वो मस्क के हिसाब से वो जो है वो डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसको वो लीड कर रहे थे, उसके एफर्ट्स को वो अंडरमाइन करता है, क्योंकि वो जितने भी पैसे पाए थे, अराउंड कहते हैं कि 100-200 बिलियन डॉलर्स के करीब में डोज ने बचाया था सरकारी पैसा। लेकिन मस्क के हिसाब से बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण लगभग 2.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी सरकार को डेफिसिट हो सकता है, जो इनके हिसाब से इनके सारे जो महीनों के जो प्रयास थे उसको ये अंडरमाइन कर रहा है। तो उनका इस मुद्दे पे एक उनका गुस्सा बनना बनता है, नाराज होना बनता है। ट्रंप जो है वो उनका कहना ये है कि
उनका जो निचली हाउस है, जो हमारी लोकसभा का इक्विवेलेंट वहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें रिपब्लिकन्स का जो मेजॉरिटी है वो बहुत ही माइनर है, बहुत 1 या 2 सीट का ही उनके पास मेजॉरिटी है। तो वो कहते हैं कि अगर ये बिल पास ना हो इस रूप में, तो अगले 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, उसमें रिपब्लिकन्स हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो फिर इनके पूरे प्रेसिडेंसी एक तरह से माना जाए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ट्रंप इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए चाहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए। इसके अलावा एक और जो करीबी हैं वो ये भी बताता है कि मस्क जो थे वो चाहते थे कि अपने स्पेशल सलाहकार के रूप में और डोज के हेड के रूप में वो वहाँ पे बरकरार हैं, पर अमेरिकी सरकार का कानून है कि 130 दिन से ज़्यादा कोई बिना सेनेट के मंजूरी के नहीं रह सकता है। लेकिन जो ट्रम्प थे वो चाहते थे कि मस्क और ना रहें, तो ये भी एक फ्रिक्शन का मुद्दा माना जाता है दोनों के बीच में। दूसरा, बिजनेस संबंधी जो विवाद है उसमें क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ स्विंग स्टेट्स अमेरिका में होते हैं, जिसमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया अहम स्विंग स्टेट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों राज्यों को जीता था, लेकिन इसमें इन दोनों राज्यों में स्पेशल है कि ये ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो मेहनत करके, जो लेबर सेक्टर है, जो लेबर ग्रुप है, उनके द्वारा इनके सहायता से ट्रंप ने इन दोनों राज्यों को जीता था। और मिशिगन को जाना जाए तो मिशिगन जो है वो ऑटो इंडस्ट्री का हब माना जाता है। डेट्रॉइट, हम सब जानते हैं कि एक समय में डेट्रॉइट जो था वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब था। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसमें वो जैसे स्टील टैरिफ बोला जाए, कार टैरिफ बोला जाए, वो इन सब के द्वारा इन ब्लू कॉलर वर्कर्स को एक तरह से सब्सिडाइज करना चाहते हैं, जिसके कारण वो टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे अभी हम देखा जाए कि 50% उन्होंने स्टील टैरिफ का अनाउंस किया था, कार टैरिफ का कुछ समय पहले अनाउंस किया था। पर ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सब्सिडी, जिससे टेस्ला को फायदा होता है, उसे उन्होंने छीन लिया। तो अगर इलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर आप सब्सिडी किसी सेक्टर को दे रहे हो, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को या फिर स्टील सेक्टर को, तो फिर हमसे क्यों छीन रहे हो, हमारा क्या गलती है। पर ट्रंप का ये कहना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जैसे टेस्ला की, वो ज्यादातर पैसे वाले लोग खरीदते हैं, अमीर लोग खरीदते हैं, तो उन लोगों को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है। तो ये एक दूसरा मुद्दा है जिसको बिजनेस रिलेटेड बोला जाए, जिसमें मस्क समझते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, पर सरकारी तो खर्चा बढ़ ही रहा है, तो फिर उनको इस बात से भी थोड़ी बहुत परेशानी है। तीसरा, पर्सनालिटी अगर बेस्ड देखा जाए तो इसमें ये है कि नासा के हेड के रूप में इलॉन मस्क ने एक अपने करीबी सहयोगी, एक दोस्त को अपने रिकमेंड किया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस व्यक्ति को, जिनका नाम जेरेड आइजकमैन है, उसे नासा के हेड के रूप में वो ये बना दें, नासा का हेड। पर अभी 31 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्यक्ति को, जेरेड को, उन्होंने मिस्टर जेरेड आइजकमैन को उन्होंने उस नासा के हेड के रूप में उन्होंने हटा दिया, उन्हें स्वीकृति नाम में तो नहीं दी उन्होंने। अब ये ट्रम्प का ये कहना था कि जेरेड आइजकमैन जो थे वो डेमोक्रेट पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी की जो प्रतिद्वंदी ऑपोजिशन है उनके डोनर हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने जेरेड को हटा दिया। पर मस्क का ये कहना था कि जो जेरेड हैं वो, उनका एक्सपीरियंस है स्पेस सेक्टर में, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो नासा के लिए ज़्यादा अच्छे माने ज़्यादा सही होते हैं नासा के लिए। और उन्होंने इस बात को पर्सनली ले लिया कि जेरेड को हटाने को उन्होंने अपना एक तरह से इंसल्ट मान लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों के ईगोज का कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े उनके ईगो हैं, तो ऑब्वियसली इसे मस्क ने टॉलरेट नहीं किया और उन्होंने इसके बाद ही बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ ट्वीट करना चालू किए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सब ट्वीट्स में कैसे उन्होंने पहले बिग ब्यूटीफुल बिल का शिकायत करना चालू किया, उसके बाद ट्रंप ने उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड किया, और फिर इनके बीच में विवाद और बढ़ते चला गया, जिसमें मस्क ने उनको इम्पीच करने तक का बात भी कह दिया। अब इसी बीच में ट्रंप के पुराने सलाहकार, जिनको स्टीव बैनन कहा जाता है,
वो इसमें कूद पड़े और उन्होंने बोला कि इलॉन मस्क को डिपोर्ट कर देना चाहिए। इसके साथ ही उनके कंपनीज पे इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिकी केंद्र सरकार जो है उसको स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी है उसे टेक ओवर कर लेना चाहिए एक तरह से। तो विवाद जो है जैसा कि देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। कहते हैं कि आगे की तरफ इनके सहयोगी जो चाहते हैं, दोनों के, मस्क के भी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी, दोनों चाहते हैं कि इस विवाद को जितनी जल्दी सुलझा दिया जाए उतने में ही दोनों की भलाई है। जैसा कि देखा जाता है कि कल मोर देन 200 बिलियन यूएस डॉलर का टेस्ला को नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की भी कंपनी जो ट्रुथ सोशल है उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इसमें दोनों का नुकसान है और इसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इलॉन मस्क ने अपने जितने विवादित ट्वीट थे, कंट्रोवर्शियल ट्वीट थे, उन्हें उसे डिलीट कर दिया है। और ये पहले भी देखा जा चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने क्रिटिक्स के साथ उन्होंने पहले भी कंसिलिएशन किया है। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो जो मार्को रूबियो हैं, जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तथा जो वाइस प्रेसिडेंट अभी जेडी वैंस है, दोनों एक समय में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही कट्टर विरोधी और निंदक थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज उन दोनों को बहुत बड़ा ओहदा दे दिया अपने प्रशासन में। चलिए देखते हैं इसका इंडिया के लिए क्या प्रभाव है। डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पूरा जो विषय है ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे रिलाई नहीं किया जा सकता एज अ पार्टनर। यूक्रेन के साथ जो हुआ है वो भी एक तरह से बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में जो अभी जिस हालात से गुजर रहा है वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो अगर इंडिया के लिए देखा जाए तो मेरा ये कहना है कि हम जो है पूरी यूएस के ऊपर रिलाई कर भी नहीं सकते। स्पेशली अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में कहते हैं कि ट्रंप ने इलीगली इंडिया के ऊपर दबाव बनाया ताकि हम ये कर सके सीज फायर के लिए आगे बढ़े, जबकि इंडिया नहीं चाहता था अभी सीज फायर करने के लिए, कुछ लोगों का ये कहना। और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने पाकिस्तान के क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है ठीक पहलगाम हमले के बाद। तो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इनके ऑपरेशन सिंदूर में इनका जो रवैया रहा उसको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने वाई भारत मैटर्स अपने किताब में ये भी कहा है कि हमें प्लूरीलेटरलिज्म, हमें मल्टीलेटरलिज्म को हम सपोर्ट करते हैं। हम यूनिपोलर वर्ल्ड या फिर बाईपोलर वर्ल्ड जिसमें अकेले अमेरिका, चाहे अकेले अमेरिका और चीन पूरे दुनिया को कंट्रोल करे, चाहे दुनिया को डिक्टेट करे, ये हमें सिस्टम मंजूर नहीं है। तो हम अभी जो जिस तरह के सिचुएशन दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर का कहना जो है वो सही है और हमारे लिए इसी राह में चलना हमारे लिए सही होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।